पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंथली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में वैसे तो वीकनेस प्रिवेल कर रही थी। अगर आप लास्ट आवर एडजस्टमेंट्स को हटा दें जो एमएससीआई की वजह से होते हुए दिखाई पड़ी, फ्यू स्टॉक्स, फ्यू मिड कैप स्मॉल कैप का जो स्पाइक था उसको अगर हटा दें तो बाजार में आज पूरे दिन वीकनेस ही देखने को मिली। मेटल में प्रेशर, एफएमसीजी में प्रेशर, बैंक्स में प्रेशर। मिड कैप स्मॉल कैप फर्स्ट हाफ में थोड़ा फिर भी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, सेकंड हाफ तक आते आते वो भी डे लो के आसपास ही क्लोज हुए। लेकिन जो विनिंग ट्रेजेक्ट्री थी वो मार्केट की कंटिन्यू थी पिछले 4 दिन में और आज भी फर्स्ट हाफ तक थी। लास्ट हाफ तक आते आते सेल ऑफ देखने को मिला और निफ्टी करीब 95 अंक गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स में प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी बैंक का पूरा प्रेशर था, हालांकि आईटीएस थोड़ा सपोर्ट कर रहा था, 0.5% के आसपास की बढ़त वहाँ पर ज़रूर आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन मेजरली मार्केट्स में आज प्रेशर ही था। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी और उसमें भी कैश मार्केट शेयरों में ज़्यादा एक्शन था, लेकिन अदरवाइज इंडेक्स में बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क था नहीं और आज कैश के शेयर थोड़े बैकफुट पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ऑटो में बाइंग थी थोड़ी बहुत, इसमें टीवीएस मोटर ऐसे स्टॉक थे जो कि हरे निशान में कामकाज कर रहे थे। केमिकल में थोड़ी बहुत बाइंग थी या फिर शुगर में आज अच्छी बाइंग थी। 4 से लेकर 7% तक पूरा सेक्टर जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मिड कैप हरे निशान में बंद हुआ क्योंकि वो लास्ट आवर में एक स्पाइक था, वो एचडीएफसी एएमसी वगैरह में जो बाइंग आई थी वो सब एमएससीआई के रिव्यू की वजह से आते हुए दिखाई पड़ी। इवन एसीसी वगैरह में भी लोअर लेवल से अच्छा मूव था। इसके अलावा स्मॉल कैप भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे जाके कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर था अदानी समूह के शेयरों में, वो कुछ एक न्यूज़ फ्लोज या रिपोर्ट्स आई थी उसका एक इम्पैक्ट था। हालांकि कंपनी ने उसके ऊपर सफाई भी दे दी कि कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा बिजनेस के ऊपर, सब तथ्यों को गलत साबित किया उन्होंने, तो एक इम्पैक्ट रहा। लेकिन अदरवाइज सीरीज़ तो बढ़िया थी अगस्त की, लेकिन लास्ट डे आते आते क्लोजिंग जो थी वो थोड़ी वीक साइड पे होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल एक रेंज के अंदर था ये सीरीज़, लेकिन इस सीरीज़ की रेंज में ज़्यादा बढ़िया पार्टिसिपेशन आपको मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक अच्छा इवेंट आज था एरोफ्लिक्स की लिस्टिंग, शानदार लिस्टिंग हुई। जो लिस्टिंग हुई थी वो करीब करीब 93% प्रीमियम पे हुई। वैसे भी इसका सब्सक्राइब आईपीओ भी 97%, 83% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ और 97 टाइम्स का आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। 197 या 195 टाइम्स क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन फिगर थे, तो लग ही रहा था कि अच्छे आईपीओ के गेन आएंगे और वो गेन आपको दिखाई पड़े। 83% ऊपर आज ये लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। 108 रुपये का इशू प्राइस था और उसके सामने 197, 198 पर इसकी लिस्टिंग आज के सत्र में देखने को मिली। हालांकि लिस्टिंग के बाद ज़रूर ये नीचे बंद हुआ, लेकिन फिर भी अच्छी तेज़ी शुरुआती दौर में स्टॉक के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। तो न्यूज़ फ्लोज के लिहाज से यहाँ पे इम्पैक्ट रहा। बाकी आज ब्लॉक डील का सिलसिला बना हुआ है, फंड्स बेच रहे हैं, इधर प्रमोटर्स बेच रहे हैं, तो ये जो ब्लॉक डील का सिलसिला है तो आप लगातार देख ही रहे हो। तो आज भी कुछ सेलेक्टिव ब्लॉक्स आते हुए दिखाई पड़े। जियो फाइनेंशियल लास्ट आवर में एक अपडेट भी आ गया कि सेंसेक्स से आज बाहर हो जाएगा, तो वो सेंसेक्स से बाहर होने की वजह से जो सेल ऑफ था एकाएक आपने वो जियो फाइनेंशियल में उस खबर के बाद आते हुए देखा। फर्स्ट हाफ में अपर सर्किट था, लेकिन वो न्यूज़ आने के बाद एकदम से बिकवाली आई और फिर फ्लैट जाके स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो अलग अलग स्टॉक्स में रिएक्शन, न्यूज़ फ्लोज और उनका इम्पैक्ट, लेकिन अदरवाइज मार्केट जो थी वो आज थोड़ी वीक साइड पे थी। मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में था और वो एमएससीआई एडजस्टमेंट की वजह से आखिरी के 1 घंटे में आपको बाजार में ज़्यादा अपमूव जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ेगा, स्पेशली कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। जो पहला सवाल मेरे पास आया है, कैन वी एवरेज अदानी पावर, ट्रांस एंड विल्मर हेयर? डिपेंड सर, आपका न्यूज़ फ्लोज क्या है। हालांकि मतलब डिपेंड आपका एवरेज क्या है पहली खरीदारी का, लेकिन नंबर वाइज अदानी पावर के नंबर अच्छे थे इस क्वार्टर में। करीब करीब 3800 करोड़ रुपए का ईबीटा कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट किया था। ब्लूमबर्ग एस्टिमेट करता है कि 16 साढ़े 16 हज़ार करोड़ या 17 हज़ार करोड़ का ईबीटा इस क्वार्टर, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंपनी लेकर आ सकती है। तो ये नंबर वाइज तो बहुत अच्छा नंबर है, तो आप उसको तो देख सकते हो। अदरवाइज अदानी ट्रांस के केस में भी कंपनी के नंबर अच्छे थे, स्पेशली स्मार्ट मीटरिंग स्पेस में कंपनी को बहुत बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, जो कि बाकी पीयर के कंपैरिजन में बड़ा सेगमेंट हो सकता है। नाम भी बदला है और जिनकी प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री दी थी, तो उसको भी देख सकते हो। तो अब बचता तीसरा अदानी विल्मर, वहाँ पर नंबर वीक थे, लॉस आया इस क्वार्टर में, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट ने 2 पॉजिटिव बात बोली थी इन नंबर्स के बीच में। पहला तो नंबर इसलिए ख़राब आए थे क्योंकि जो प्राइसेस, जो कीमतें थी बेस प्रोडक्ट की यानी सोया की, वो नीचे आई, जिसकी वजह से इनके नंबर्स टूटते हुए दिखाई पड़े। लेकिन सपोर्टिव चीज़ क्या है कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए आमतौर पर स्ट्रॉन्ग होता है, फेस्टिव डिमांड को देखते हुए या फिर शादियों को देखते हुए, तो वो पार्ट क्रूशियल है। दूसरा एफएमसीजी कारोबार में कंपनी नंबर 1 पे आ चुकी है, मतलब वो कारोबार बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है और उसमें राइस
शुगर एंड वीट, ये 3 स्पेस जो है इनके लिए सबसे अच्छे पिकअप कर रहे हैं। तो एफएमसीजी कारोबार में ग्रोथ है, हालांकि जो कंपनी का सबसे बड़ा मूल कारोबार है वहाँ पर कमज़ोरी थी, इसकी वजह से कंपनी नंबर ख़राब आए थे। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो एक स्टॉप लॉस लेके 350 का या 360 का यहाँ पे लॉन्ग साइड पे जा सकते हो, क्योंकि बहुत डाउन साइड नहीं है, क्योंकि आज भी इतनी निगेटिव न्यूज़ फ्लोज के बीच में वो 4-5 रुपये टूटा, फिर घूम के वही फ्लैट बंद हुआ। सो देखना चाहो तो 350 का एक स्टॉप लेके आप अगर लॉन्ग जा सकते हो, तो एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप जाना, बट स्टॉप क्रूशली मेंटेन करना। ओके सर, मैं छोटी अवधि के लिए मार्केट ट्रैक नहीं करता, मनीष जी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जियो फाइनेंशियल फॉर व्यू, अभिषेक सर, 2-3 चीज़ें पहले पॉजिटिव, फिर 2-3 चीज़ें नेगेटिव, और फिर उसके हिसाब से आप कॉल ले लो। तो अभी कोई ब्रोकरेज हाउस का व्यू नहीं है, कोई भी इस पे रेट नहीं है, तो सबकी मोर लेस जो बाय साइड की रेटिंग है या जो भी फेयर वैल्यू उन्होंने अपने नोट्स में निकाली है वो 180-190 के आसपास आती है। उसका कुछ ब्रेकअप ऐसे समझ लो आप कि कंपनी के पास 6% रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की होल्डिंग है, 6.1% टू बी वेरी प्रिसाइज। उस होल्डिंग की वैल्यू करीब करीब बैठती है 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास, मोटा मोटा। जो इनकी 676 करोड़ की इक्विटी में अगर आप ट्रांसक्रिप्ट करोगे तो करीब करीब बैठेगी 160 से 150-160 के बीच में। तो वो तो हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के सिर्फ हिस्से की वैल्यू। जो ब्रोकरेज हाउसेस व्यू दे रहे हैं उसके हिसाब से 30 रुपये से 40 रुपया करीब कारोबार की वैल्यू है। तो 30 से 40 रुपये का कारोबार, जो भी कारोबार कंपनी करती है, जो बेस है, जो भी प्रीमियम कमांड कर रहे हैं उसके ऊपर, वो बैठती है 200 रुपये। 210 रुपये, 211 रुपये, 208 रुपये की रेंज में कहीं प्रमोटर एंटिटी की तरफ से बाइंग हुई है। ये कुछ आंकड़े हैं जो कि हमारे पास अभी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब बाकी के नंबर्स जब आएंगे तब सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, कंपनी क्या कारोबार करती है, कितने रेवेन्यूज़ हैं, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। पिछले साल की प्रॉफिटेबिलिटी शायद 45 करोड़ रुपए के आसपास थी, 65 करोड़ की रेवेन्यू के आगे, और उससे पहले की 145 करोड़ रुपए थी। तो अभी एक बारी सब्सटेंशियल नंबर आने, क्योंकि अब लिस्ट हो गया है तो नंबर आने शुरू हो जाएंगे विद टाइम। ब्लैक रॉक का टाइप, जो ये प्रकाश दीवान साहब भी मिले बैठे थे 2-4 दिन पहले, वो कह रहे थे कि बड़ा ट्रिगर है कंपनी के लिए, जो उन्होंने $15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात दोनों कंपनियों ने की हुई है। तो दो कंपनी में पोटेंशियल बड़ा है, लेकिन सो फार नंबर्स में भी कुछ है नहीं। तो दोनों तरह के पैरामीटर रख दिए आपके सामने। आप फेयर वैल्यू ढूंढ रहे हो तो 180, 190 से 210 इसके बीच में कहीं बैठनी चाहिए, मोटा मोटा नंबर्स को अनुमान लगाते हुए। कुछ का 180 है, कुछ का 190 है, कुछ का 200 है। प्रमोटर की बाइंग 211 है, तो उसके इर्द गिर्द जितना आप ले लो आपके लिए उतना ही फेवरेबल है। बाकी समय लग सकता है कि इक्विटी बेस बड़ा है, और रिलायंस हमेशा से, रिलायंस का जो एक बेसिक नेचर है वो ये है कि वो इन्वेस्टर्स के लिए डिलाइट रहा है, ट्रेडर्स के लिए ठीक नहीं रहा है। तो आप इन्वेस्टर हो तो बात अलग है, ट्रेडर हो तो फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सो आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल लेना, जो सभी आंकड़े थे वो आपके सामने रख दिए। स्वान एनर्जी 306 रुपये पे, सतीश जी इसको आप होल्ड कर सकते हो। दो ये कंपनी में बहुत सिचुएशन इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन एक वो रिलायंस नेवल का एक्विजिशन करने के लिए इन्होंने एनसीएलटी में अप्रूवल डाला हुआ है। वो अप्रूवल शायद इन्हें मिल भी गया, उसके थ्रू ये डिफेंस स्पेस में एंट्री करने की बात कर रहे हैं। और डिफेंस स्पेस में अनुमान लगाए जा रहे हैं कुछ अच्छे ऑर्डर्स इनको गोइंग फॉरवर्ड मिल सकते हैं, ऐसी बातचीत है बाजार में। एक किसी ने नोट भी रिसेंटली फॉरवर्ड किया था कि ये कंपनी का जो मूव है वो अपने से 500 रुपये, 450-500 रुपये तक लेके जा सकता है। आप इसमें बने रहो। वैसे स्वान एनर्जी में कुछ बहुत बड़े अपडेट्स होने वाले हैं, अनुमान लगाया जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना, बट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना, क्योंकि आपके प्रॉफिट में हो तो 250 रुपये के आसपास कहीं है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप उसको फॉलो करो और बने रहो, ज़्यादा बेटर है। वोल्टास एंड वीआईपी कैन आई होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, आई हैव बाय लास्ट मंथ। वोल्टास तो आप बने रहो, वीआईपी इंडस्ट्री से ठीक है वैसे, बट एक बड़ा मूव दिखा चुका है, बट ठीक है, दोनों ही बने रहने में प्रॉब्लम नहीं है। एक सीजनल है और एक सिक्योलर है, तो कंपनियां दोनों ठीक हैं। वो पिरामल ग्रुप की कंपनी और वो टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो कंपनियां अच्छी हैं, पुरानी हिस्ट्री, इनफैक्ट वोल्टास की तो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। बट बेटर ये कि आप बने रहो दोनों ही कंपनियों के अंदर, अप मूव का वेट करें, बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल करें। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि बाजार की उस सिचुएशन में है जहाँ पर प्रमोटर्स की सेलिंग सबसे हायर साइड पर है। वो कल किसी ने नंबर ही भेजा था कि पिछले 4-1 साल में सबसे ज़्यादा प्रमोटर की सेलिंग इसी साल हो रही है। तो प्रमोटर सेल ऑफ अगर कर रहे हैं, जब प्रमोटर की बाय एक अच्छा बाय ट्रिगर हो सकता है, तो प्रमोटर का सेल भी एक बड़ा सेल ट्रिगर हो सकता है। तो जहाँ जहाँ पे प्रमोटर माल बेच रहे हैं वहाँ से आप दूर रहें। और क्योंकि अगर मासिव ब्लॉक्स हो रहे हैं और प्रमोटर की एग्जिट आ रही है तो आप क्लीन निकल जाएं, कोई ऐसा इशू नहीं है, फिर दोबारा नीचे ले लीजिएगा, कोई बुराई नहीं है उसमें। और थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहें, कैपिटल इकट्ठा करते रहें,
कैश पे बैठते रहें। मतलब ट्रेलिंग तो मिल ही रहा है। अब 100 रुपये की चीज़ आपकी 300 रुपये हो गई है, 200 रुपये हो गई है, तो 200 रुपये में डबल तो ही चुकी है, तो 100 रुपये तो निकाल ही लीजिए। अब वो 100 की कीमत बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए, लेकिन ये दूसरे 100 से कुछ लीजिए मत, शांति से बैठिए, कोई नीचे मौका मिले फिर ले लीजिएगा। जिस दिन झटका आया, बड़ा झटका आया, छोटा झटका आया, वहाँ पर ले लेना, वरना तो ये 100 चल ही रहा है दूसरा वाला, उसी को चलने दीजिए आराम आराम से, क्या दिक्कत है। सो कैपिटल बेस फॉर्मेशन कर लीजिए थोड़ी सी, और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालते रहे, ज़्यादा बेटर है। बाजार बहुत बॉयेंट है, तो अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा इसमें। अब ज़रा कुछ सवाल यूट्यूब के भी ले लेता हूँ। थैंक यू बालू सर। टाटा स्टील इस लेवल पर और ऐड कर सकते हैं होल्ड प्लस अदानी ग्रुप पर? सर अदानी पे तो मैं बात कर ही चुका हूँ कि देखिए जो न्यूज़ फ्लोज आज आए हैं उसके ऊपर कंपनी क्लैरिफिकेशन भी आ चुका है कि बहुत ज़्यादा तथ्य है नहीं, और बाजार ने बहुत रिएक्ट किया नहीं उसके ऊपर। टू बी वेरी फ्रैंक, शुरुआत में 4-5% का एक डिप ज़रूर था, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते 1-1.5% ही रह गया सब जगहों पर। तो ये तो एटलीस्ट मान के बाजार चल रहा है कि ठीक है, एक ही खबर पे बार बार तो बिकवाली नहीं आती इंडेक्स में किसी स्टॉक में। अब इससे कुछ सीवियर आ जाए तो बात अलग है। नंबर 2 ही 3 जगह सपोर्टिव थे, उसमें एक अदानी पोर्ट है। अदानी पोर्ट तो इनफैक्ट मैं कल देख रहा था 13 पोर्ट्स इंडिया में ऑपरेशनल है, 12 पोर्ट पे अदानी काम करता है, और 266 छोटे पोर्ट्स भी हैं। तो उसमें मतलब 13 बड़े पोर्ट और 266 छोटे पोर्ट्स हैं, जिसमें से 12 बड़े पोर्ट्स पे अदानी का काम है, और देश का करीब 1/3 से ज़्यादा हिस्सा पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स का अदानी समूह की तरफ से होता हुआ जाता है। और जिस तरह की पोर्ट्स के अंदर फेयर बढ़े हैं अनलोडिंग की और वेयर हाउसिंग या पार्किंग के, ये अदानी पोर्ट के लिए एक बड़ा ट्रिगर है। सो अदानी पोर्ट इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज भी। और दूसरा, ये 2 नंबर में अदानी पावर और अदानी ट्रांस ठीक लग रहा है। अदानी ट्रांस वैसे भी GQG का बाय 760 है, तो 780, 760, 750 टॉप लगे, आप देख सकते हो उसको। और यही 3 अभी तो होल्ड करो। और बाकी टाटा स्टील के केस में सर मेटल है, बेटर इज हिंडाल्को ऑब्वियसली पहले, लेकिन कहीं मतलब रिसेंट फॉल मिले तो ज़्यादा बेटर है। अभी लास्ट आवर तेज़ी को मत देखो, क्योंकि वो लास्ट आवर की तेज़ी जो भी आई है मेटल में या टाटा स्टील में, वो MSCI एडजस्टमेंट की वजह से आते हुए दिखाई पड़ी है। AD सर, यू सेड कि कैपिटल निकाल सकते हैं इफ़ देयर इज़ गुड प्रॉफिट, देन वेयर टू इन्वेस्ट दैट कैपिटल टिल द टाइम आई गेट बेटर अपॉर्चुनिटी इन मार्केट? इज इट गुड इन SGB, गोल्ड कॉइन, FD, प्रॉपर्टी, बॉन्ड, रीट? सर अगर आप कैपिटल निकाल लेते हो और आपको दोबारा मार्केट ही में आना है, तो आप कोई भी अदर एसेट क्लास में अगर पैसा डालोगे तो ब्लॉक होगा फॉर सम टाइम। मिसाल के तौर पे रियल स्टेट, मिसाल के तौर पे FDs, मिसाल के तौर पे कोई भी बॉन्ड, तो आपको लिक्विड रखना पड़ेगा। लिक्विड के लिए या सेविंग में छोड़ोगे, IDs में छोड़ दोगे, तो या उसका एक ऑप्शन ये कहता है कि उतने टाइम तक आप किसी हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में डाल दो, कि चलो जी पैसा नहीं भी, अगर शेयर नहीं भी बढ़ेगा तो डिविडेंड आता रहेगा वहाँ से। जैसे ही आपको डिविडेंड आ जाए, एडजस्टमेंट हो जाए, फिर आप निकल के दोबारा हाई ग्रोथ स्टॉक्स में जा सकते हो, या किसी बॉन्ड बेस्ड एसेट में डाल सकते हो। तो वो तो डिपेंड करता है आप चर्निंग कैसे करना चाहते हो, कितने समय के लिए अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहते हो, या आपकी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी कैसे रखते हो आप अपनी। बट बेटर यही है कि थोड़ा थोड़ा कैपिटल तो इस लेवल पर निकलते रहना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बॉयेंट है मार्केट और आप ऑलरेडी गेन में हो, डबल, ट्वाइस, थ्राइस टाइप्स गेन में हो। तो जहाँ भी ट्वाइस, थ्राइस टाइप गेन हो रहा हो, वहाँ थोड़ा थोड़ा पैसा तो निकाल लेने का कोई लॉजिक नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप BSE को देख लो, कुछ दिन पहले 600-700 रुपये था, आज 1000 रुपये आ गया। बढ़िया कंपनी है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा क्या करें, तो सवाल यही है उसका कि आप कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयर छोड़ दो, 100% गेन आपको मिल रहा है वहाँ पे। 100% गेन से बड़ा गेन आपको जो भी मिले वो बाज़ार की एक्चुअल जो गेन देने की कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। एक्चुअल गेन देने की कैपेसिटी 15 से 20% है, जो आपके लिए एक बहुत लॉजिकल, एक रीजनेबल गेन है। तो आप उसको अगर उससे कहीं ज़्यादा ऊपर पा रहे हो ऑलरेडी 100% या 150% या 200%, तो आप उससे ऑलरेडी बहुत ऊपर हो। तो बेटर ये है कि आप अपना पैसा कैपिटल निकाल लो, उस कैपिटल से आप वो शेयर ले सकते हो जो नहीं चले हैं। मिसाल के तौर पे TCS इज़ वन ऑफ देम, इन्फोसिस वन ऑफ देम। आप UPL में जा सकते हो, जिनकी क्वालिटी ख़राब नहीं है लेकिन भाव ख़राब है। तो UPL नंबर ज़रूर ख़राब आए हैं, लेकिन ख़राब कंपनी नहीं हो गई एक क्वार्टर में। 200 देशों में प्रेजेंस है उसकी, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट, इनफैक्ट इंडियाज़ लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है। या TCS या फॉर द सेक, या इन्फोसिस फॉर द सेक, तो ऐसी किसी कंपनी, या ग्लोबल स्पिरिट फॉर द सेक, तो ऐसे टाइप की कोई भी कंपनी जो कि मतलब ग्लोबस तो चलो छोड़ दो, लेकिन बाकी जो लार्ज कैप है जहाँ पर कैपिटल प्रोटेक्ट है आपका और आप वहाँ पर पोटेंशियल डाउनसाइड का लिमिटेड देख रहे हो, तो वहाँ से पैसा निकाल के आप इनमें डाल सकते हो। एक बार को फिर भी आपको बफर मिल जाएगा, क्योंकि ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, प्लस आपका कैपिटल प्रोटेक्ट कर लेंगी लार्ज कैप होने की वजह से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और
थैंक यू सर फॉर डेली इंगेजिंग विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू नम्रा जी। एमटा टेक फॉर लॉन्ग टर्म, बस एक ही ट्रिगर है कि ये भागा बहुत है, यही एक रिस्क है। बाकी आप ट्रेल करो, ऐसे तो होल्ड कर सकते हो, बस ट्रेल करते हैं ना अपने पोजीशंस को। ट्रेल मतलब हमने 500 रुपये लिया है तो 700 जा रहा है तो बढ़ा के 550 कर लो, 150 रुपये नीचे कर लो स्टॉप लॉस, लेकिन होल्ड करना फॉर विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि ये जिस दिन घूमेंगे तो घूमेंगे भी बहुत तेज़, चाहे डिफेंस हो चाहे रेलवेज हो। ऐसा नहीं कि ये एक तरफा ही चल रहेगी। ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रोथ स्टोरी का भी एक लिमिट होता है। 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में महंगी हो ही जाएगी, चाहे वो कितना ही अच्छा माल बेचती हो रहा हो। तो ग्रोथ के साथ साथ एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे वैल्यूएशन अपने आप ही स्ट्रेच दिखने लगते हैं, तो उस पार्ट को भी आपको ध्यान रखना है हिंड साइड में, कि ऐसा नहीं है कि हर कुछ अच्छा ही अच्छा है। जहाँ सब कुछ अच्छा है वो वैसे भी रियल वर्ल्ड नहीं है, देयर इज़ नो परफेक्ट वर्ल्ड, तो उसका हमेशा ध्यान रखना। ये परफेक्ट वर्ल्ड वाली सिचुएशन जहाँ बने निकल जाओ, लेकिन इस केस में एटलीस्ट आप बने रहो विद स्टॉप लॉस। सर आईपीओ अगर ना लगे तो कब इन्वेस्ट करें? जियो फाइनेंशियल कब लेना है? बात हो गई। आईसीआई सिक्योरिटीज़ में क्या करना है? प्राइस कम है तो आईसीआई सिक्योरिटीज़, क्योंकि आपको सिक्योरिटीज़ बिजनेस में जाना है तो इसमें तो डीलिस्टिंग कैंडिडेट इनफैक्ट ये तो इसमें तो रेशियो आप चेक करो पहले, वो ज़्यादा बेटर है। क्या स्वैप रेशियो बेटर है डीलिस्टिंग का इसका और आईसीआईसीआई बैंक का, उसके हिसाब से आप एंटर करो, वो ज़्यादा बेटर है। तो इस पर अभी टिप्पणी नहीं करवाऊँ, कैलकुलेट करना पड़ेगा। रही बात आईपीओ नहीं लगे तो नहीं लगे, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। अगर आपको लगता है आप आईपीओ में इन्वेस्टर हो तो आप इन्वेस्टर नहीं हो, पहली चीज़। आप मतलब सट्टा मार रहे हो, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो किसी कंपनी के बिजनेस पर, आप उसमें लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो। तो बिल्कुल क्लीन रहो बॉस, की लिस्टिंग गेन नहीं मिला मैं नहीं रहा, लिस्टिंग गेन नहीं आया, लिस्टिंग डिस्काउंट है तो भी मैं निकल जाऊँगा। 1 2, अगर आप इन्वेस्टर हो और आपने नंबर पढ़ लिए हैं, कंपनी की ग्रोथ देख रहे हो, तो मेरा सजेशन ये कहता है कि आईपीओ में क्यों जाना, नीचे मिलेगा तब ले लेना। अब नीचे क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, बहुत आईपीओ नहीं मिलते हैं, एग्री, लेकिन ज़्यादातर तो नीचे मिलते हैं। तो जो नहीं मिलते हैं, जिनकी प्रोस्पेक्ट कम लगती है, उनमें एक बार को आप लिस्टिंग वाले दिन भी जा सकते हो। मिसाल के तौर पे डी मार्ट था, आईआरसीटीसी था, काइंड ऑफ, जिनकी शक्ल ही बता देती है कि हाँ ये वो कंपनियां हैं। लेकिन जिनकी सिचुएशन वैसी नहीं है, जैसे पारस डिफेंस चला एक तरफा 1200 तक गया, टूट के वापस 300 रुपये आ गया, भले वो आईपीओ प्राइस से आज भी ऊपर होगा, लेकिन फिर भी वो इतने सब्सटेंशियल फॉल दिखा चुका था। जो 1200 में फंस गए उनकी भी तो सिचुएशन सोचो ना। तो बेटर ये है कि ऐसा आउटराइटली जाना हर सिचुएशन में बराबर नहीं होता। आईपीओ मतलब श्योर रिटर्न नहीं होता, आईपीओ मतलब श्योर लिस्टिंग गेन नहीं होता। लिस्टिंग गेन मिल रहा है क्योंकि बाजार बुलिश है, इस समय सब कुछ चल रहा है, इस समय आप जिसका भी नाम ले लिए वो चल रहा है, तो इसलिए अभी तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जैसी मंदी आएगी वो घोड़े गधे का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी कुछ मत सोचो, अभी तो सब कुछ अच्छा है। जब मतलब जब तेज़ बरसात तो भैया बरसात है, सभी कुछ भीगेगा, जब रुकेगी तब पता चलेगा क्या भीगा क्या नहीं भीगा। सो अभी वेट करो एंड लेट दिस एक नॉर्मल टाइम कम, तो अपने आप समझ में आ जाएगा द डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड मेंस। ओके, अब चलते हैं वापस अपने फेसबुक के सवालों के ऊपर, जहां पर फाइजर वर्सेस सनोफी वर्सेस अबॉट आ रहा है। अग्रवाल साहब, सनोफी इज गुड डिविडेंड यील्ड, अबॉट इज गुड डिविडेंड यील्ड, फाइजर इज लो डिविडेंड यील्ड बट प्राइस वाइज लो, बेटर इज सनोफी ऑलवेज देन अबॉट देन दिस फाइजर। मतलब दो फाइजर में प्रॉब्लम नहीं, बस स्लो मूवर है, वो बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन तीनों मल्टीनेशनल है तो बेटर इज सनोफी, क्योंकि वो कारोबार डीमर्जर भी हुआ है, थोड़ा राइट साइज हो रहा है, कंपनी में कामकाज हो रहा है, तो हो सकता है कंसोलिडेट में हो जाए थोड़े दिन बाद। तो सनोफी अबॉट को आप प्लस माइनस कर लो, 19-21 है, लेकिन फाइजर इन दोनों में नीचे आता है, 17-18 रखो उसे आप, तो इसलिए बेटर वो दोनों फिर भी बेटर है। एनएमडीसी स्टील डीमर्जर में मिले हुए हैं 100 शेयर, आगे का व्यू। प्रकाश सर, इनसे अभी बात हुई थी कुछ दिन पहले, क्योंकि वो जो एनएमडीसी के चेयरमैन साहब है वही एनएमडीसी स्टील के भी चेयरमैन है, तो उनसे जब पूछा गया तो बोले प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं, कैपेसिटी एक्सपैंड करेंगे एंड बाकी सब डिटेल। लेकिन अगेन मेटल इज़ अ साइक्लिकल थिंग, तो जहाँ डिमांड आएगी, चाइना में डिमांड पिकअप करेगी, आयरन ओर की प्रोडक्शन अच्छा होगा, और ये आयरन ओर ये स्टील है, तो वो डिमांड का इम्पैक्ट है, रियलाइजेशन इंप्रूव होंगे, नंबर अच्छे होंगे, बहुत कुछ होना बाकी है। सो होल्ड तो करो, फ्री के शेयर है, डिविडेंड भी आएगा ही, बाकी क्या ही करना, आराम से। पीएसयू कंपनियों को होल्ड करने की एक ही सबसे बड़ी वजह है, इनमें डिविडेंड अच्छा आता है, तो इसलिए आप होल्ड कर लो। बाकी तो ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचना है तो किसी प्राइवेट कंपनी में पैसा डालो, क्योंकि वहाँ फिर भी पोटेंशियल तेज होता है ग्रोथ का कंपेरेटिवली पीएसयू के। पीएसयू में ग्रोथ की जगह वो डिविडेंड में पैसा देंगे। आजकल बीएचईएल चल रहा है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, या आजकल पीएसयू स्टॉक्स चल रहे हैं रेलवेज़ के, तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे ही बहुत पीएसयू हैं जहाँ पे लोग बहुत बुरी तरह फंसे हैं। बीएचईएल की कहानी किसी उससे पूछिएगा जिसने पुराने दाम पे लिया हुआ 250 रुपये पे। बीएचईएल ऐसा नहीं कि ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा है अपने, बहुत बुरे बुरे दिन भी इसने लोगों को दिखाए हैं। एनबीसीसी पूछिए
जिनके पास 120 के पड़े हैं, सेल पूछिए इनके 180 के पड़े हैं, नाल्को, NMDC, नाल्को, इवन IRCTC 1200 रुपये में पड़े हुए हैं। तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर भी हैं जिनके पास यहाँ पे फंसे हुए हैं शेयर, उनसे पूछिए सिचुएशन। आज आपको अच्छा लग रहा है चलता हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही अच्छा था, उस टाइम भी बहुत अच्छा लगता था। BHEL उस समय भी कैपिटल गुड्स की लार्जेस्ट कंपनी थी, NBCC उस समय भी लार्जेस्ट रीडेवलपमेंट कंपनी थी, IRCTC लार्जेस्ट टिकटिंग कंपनी थी, लेकिन सबकी सिचुएशन पलट गई। तो जब भाव भागता है तो भावना ही भागती है, तो इसीलिए ज़रा भावनाओं को मत भगाइए, भाव को भागता हुआ देखिए, अकॉर्डिंगली कॉल लीजिए, क्योंकि वो होता है ना, हर चीज़ अच्छी दिखती है भाव के साथ। भाव गिरा तो आज टीसी से कोई नहीं पूछ रहा, भाव बढ़ जाएगा तो ये टीसी से सबका प्यारा होगा। सो ज़रा देख संभल के कॉल लीजिएगा, बाज़ार बहुत तेज़ है और बहुत बॉयेंट है, फंसने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब कल शुक्रवार के दिन, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे आप रोज़ 3:30 बजे सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।